लीला गलल्लुलल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामलकांतये। गणेशाय नमो नील कमलामलकांतये। आज ज्योतिष शास्त्र के इस काउंसलिंग में MJY 002 इसका नाम है सिद्धांत ज्योतिष एवं काल, इसके आज तृतीय क्लास में आप सभी ज्योतिष शास्त्र के जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः अभिनंदन करता हूं डॉक्टर UN त्रिपाठी सर का, जो कि इस कार्यक्रम यहाँ जो है क्षेत्रीय समन्वयक हैं और केंद्रीय क्षेत्रीय निर्देशक हैं, जो है इसके रीजनल डायरेक्टर, और उनके सतत सहयोग से यह कार्यक्रम आप सभी देख पा रहे हैं, हम सभी जुड़ पा रहे हैं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर संजय कुमार सर को कि इन्होंने कह सकते हैं ये एक सेतु का काम कर रहे हैं, आपके और हमारे बीच में निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सीधे यहीं जुड़ता हूं। इसके पहले सर का कम से कम अगर एक दिन का गैप होता है तो 7-8 फोन आता है कि सर छात्रों की ये जिज्ञासाएं रह गई हैं, अगर थोड़ा इस पे फोकस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर कहा जाए कि जो है क्षेत्रीय सह संयोजक नहीं अपितु सर भी जो है एक कह सकते हैं कि काउंसलर ही हैं, और ये एक्चुअल काउंसलिंग वही करते हैं। हम लोग सिर्फ आपको एक डिलीवरी दे रहे हैं नॉलेज की कि हाँ ये है, लेकिन आपकी क्या वास्तविक समस्याएं हैं, आपकी वास्तविक समस्याओं से वो परिचित होते हैं। और तमाम दिन जो है ये लगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चूंकि अगर ये हमारे जो प्रिय हमारे अग्रज और जिज्ञासु अगर ये समझ लें कि एक काउंसलिंग के बीच में हम लोग कितनी बातें करते हैं कि हमारे छात्रों को कोई परेशानी ना हो, तो कंटिन्यू देखिए हम कितनी बार आपको फोन करते हैं, किस तरह से समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल हम बीच से हटते हैं और मैं चाहता हूं प्लीज कंटिन्यू। तो सर का भी मैं धन्यवाद करता हूं और सीधे आज के चैप्टर पे आता हूं। पिछले दिनों जानते हैं कुछ टेक्निकल समस्याएं हुई, जिसके कारण से डायरेक्टली मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया था, और जो है RC वाराणसी सेंटर ने किया था। और थोड़ी सी समस्याएं इसलिए हो जाती हैं कि जब कोई प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा होता है और वो डायरेक्टली ना प्रेजेंट होकर के जब दूसरे तरफ से आती हैं तो क्या होता है, कई बार स्पेलिंग में समस्या आती है, कई बार आपको दिखता नहीं है। खैर, मैंने उस समस्या को सॉर्ट आउट कर लिया और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने पिछली बार कई बार ये बताया था, राजीव जी आप अपना माइक ऑफ करें। तो मैंने आपको कई बार विभिन्न वृत्तों के बारे में आपको समझाया था कि देखिए कैसे ये वृत्त बनते हैं, और ये खगोलीय आपको बताया था कि मैपिंग का एक तरीका है जिसको हम गोल कह रहे हैं ना। आप इतना जाने कि ये गोल क्या है, खगोलीय मैपिंग का तरीका है जो प्राचीन मनीषियों ने बनाया था कि कैसे हम खगोल को समझ सकेंगे। इस गोल का, इस मैपिंग का आधार क्या था? तो इस मैपिंग का जो सबसे बड़ा आधार है वो है गणित और खगोल का ज्ञान। आपको बताया था कि भास्कराचार्य एक बात तो बार बार कहते हैं, अभी आज के आपके इसमें प्रसंग में आएगा भी, कि करतल कलिता मलकवत दमलम शकलम विदंती ये गोलम दिनकर कर निकर निहत तमशो नभसः सपरिधिरुदितस्तैः। एक प्रसंग आता है, वहां भास्कराचार्य से पूछते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आखिर इस ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, कहां तक आप मानते हैं कि ब्रह्मांड है? तो भास्कराचार्य कहते हैं देखिए परिभाषाएं अनेक हो सकती हैं, इसकी कुछ पौराणिक परिभाषाएं हैं, लेकिन जो वास्तविक परिभाषा है कि भाई दिनकर कर निहत कहते हैं यहाँ पे कि दिनकर का कर माने होता है प्रकाश, जहां तक वो माने अंधेरे का नाश कर दे, यानी जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है उतने क्षेत्र को भास्कराचार्य ब्रह्मांड की संज्ञा देते हैं। मतलब क्या था कि आचार्यों ने धीरे 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 इस पूरे ब्रह्मांडीय अर्थात खगोलीय गणना को, और केवल खगोलीय गणना को नहीं, आपको मैंने बताया था कि गोल के 3 प्रकार हैं, भूगोल है, खगोल है और भगोल है। भूगोल मतलब जिस पे हम बैठे हुए हैं, खगोल मतलब ऊपर का हमारा ग्रह गोल, और भगोल का मतलब होता है, भ मतलब होता है नक्षत्र। तो जो सबसे ऊपर वाली जो नक्षत्रों की स्थिति है, जो नक्षत्रों का जो जाल है, वो हो गया आपका भगोल। ये 3 गोल हैं। इनको समझने के लिए किस प्रकार से यत्न किया जाए, तो उस दिन हमने आपको 0 से ले चलना शुरू किया था कि कैसे आचार्यों ने बताया कि हमारा स्वस्थान क्या है, स्वस्थान के बाद हमने देखा कि भूगर्भ क्या है, भूगर्भ से हमने फिर खमध्य को देखा था, खमध्य से फिर जो है खमध्य और ध्रुव में जाने वाला जो वृत्त जो है बनाया था, याम्योत्तर वृत्त बनाया था, फिर उसी ध्रुव को मान करके नाड़ी वृत्त बनाया, फिर इसी से जो है जहाँ याम्योत्तर और क्षितिज वृत्त एक दूसरे पर लगे वो समस्थान हुआ, समस्थान से 90 डिग्री के चाप से पूर्वापर वृत्त बना। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा था, और जिसको कि कह सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार पौना पुण्य स्मरण करा रहा हूं कि ठीक है कई बार बातें होती है नहीं समझ में आती है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फार्मूला आचार्यों ने कहा था इसी शास्त्र के साथ में कि विद्या कालेन पच्यते,
आपको एकाएक चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब आप बैठेंगे तो कोई एक पॉइंट आपको हिंट करती है, अच्छा ये वाला मैप ऐसा था, ऐसा होता है। आप सीधा देखें, मैंने आपसे कहा था कि अभी आज के हम लोग उसमें आएंगे जब प्रसंग में, तो एक बात आएगी कि कर्क और जो है मकर हमारे यहाँ जो है, और उत्तरायण दक्षिणायन का जो कंसेप्ट है ये कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि उत्तरायण दक्षिणायन के ही कंसेप्ट में क्या है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा जो हमारे पृथ्वी पे है, फिर इसी के साथ साथ उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो व्याख्याएं हैं वो सारी की सारी इसी में फिट हो जाएंगी। मैं उस जियोग्राफी के मुद्दे पे नहीं चलूंगा, लेकिन वो सारे के सारे यहीं सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग सीधा आते हैं, एक स्टेप पीछे से मैं लेके चलूंगा कि आपका समन्वय आज के चैप्टर के साथ बन जाएगा। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, जैसे आपने कहा कि सर अगली चैप्टर कौन होती है, नहीं समझ में आती है, तो मैंने पिछले ही कक्षा में बताया था कि आज का पाठ मैं यहाँ छोड़ रहा हूं और यहां से अगली कक्षा में मैं आगे लेके चलूंगा। आपको ध्यान होगा कि आज हमने कहा कि आज समय पूरा हो गया और विषय मैं यहाँ रोक रहा हूँ, और इस जो है आगे वाले भाग का समन्वय मैं अगले चैप्टर के साथ करूंगा। तो आज मैं वहीं से आप सभी को फिर एक बार साथ लेके चलूंगा, और एक जो है मैं आपके साथ में पावर पॉइंट अपना शेयर करता हूं। सर पिछली बार वो कोण स्थान और कोण वृत्त पे रह गए थे हम लोग। हाँ हाँ जी, उसी के आगे मैं चलूंगा। जी सर, शुक्रिया। तो अब मुझे लग रहा है आप सभी को ये दृष्टिगोचर हो रहा होगा। नहीं सर, अभी नहीं हो रहा सर, अब आया सर। आ गया? हाँ सर, दिख रहा है ना? जी सर। अभी आया नहीं सर। एक सेकंड सर, क्लियर नहीं है। थोड़ा अभी आ सा टिल्ट हो अभी गया। नहीं ये तो क्लियर कैसे होगा? हाँ तो रहा है सर, लिखा हुआ आपकी सर अब प्रेजेंट। आया। साफ दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है। यहाँ मैंने ला करके आप लोगों को छोड़ा था कि नाड़ी वृत्त एवं रेखा देश करके। सर हमें नहीं दिख रहा है। आप दिख रहे हैं, आपके द्वारा शेयर को स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिखेगी। हाँ सर, अभी सही। जिन भी स्टूडेंट्स को रेखा चित्र चाहिए थे वो अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी हो जाएगा उनके लिए। अब आपको दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से? दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। सर हमें बिल्कुल दिख रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। आप अपना या तो अब नेटवर्क चेक करें मैम जो है। अब हम आगे चलते हैं। नहीं आप एक वो आपको देखने में है, उनको एक अलग विंडो भी देखने दीजिए, और किसी विंडो में देखिए आ रहा होगा सर। जी, नहीं, तो एक अब बार हम लॉग आगे आउट हमारे कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब सभी लोग अपना अपना माइक बंद करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमने उस दिन यहाँ छोड़ा था कि जो आपका ध्रुव लिखा हुआ है, इस ध्रुव का मतलब है ध्रुव स्थान। आज की इस कक्षा में ज्यादा शोर हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब की प्रेजेंटिंग हो रही है, तो जहाँ ध्रुव लिखा हुआ है, तो ध्रुव का अर्थ हुआ, मैंने आपको बताया था उस दिन कि ध्रुव स्थान, और ध्रुव का तात्पर्य ध्रुव स्थान है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो आप ये प्रदेश है ध्रुव से लेकर के और ना तक जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं 90 डिग्री का चाप। उस दिन बताया था कि आपको 90 डिग्री का चाप कैसे बनेगा, कैसे हम लोग 90 डिग्री का आर्क लेंगे। तो आप देखेंगे कि ध्रुव से लेकर के, और अगर हम देखेंगे पूरा वृत्त है एक ध्रुव। साधना गोयल जी, आपका माइक खुला हुआ है और उधर से आवाज आ रही है, तो मेरा टीवी चल रहा है। साधना गोयल जी, अपनी माइक बंद करें। क्या हुआ? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ध्रुव डी, ये जो एक वृत्त है ये पूरा 360 डिग्री का है। और यहाँ जब आप देखेंगे कि जब ये 360 डिग्री का है, तो इसमें ध्रुव से लेकर के ना तक का जो एरिया है ना, वो 90 डिग्री का चाप है। आर्क है ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। उस दिन मैंने इसका पूरा बेसिक आपको समझाया था। तो इसने कहा कि ध्रुव स्थाना नवत्यंसई नाड़ी वृत्तम तदुच्यते। ध्रुव स्थान से लेकर के और जो मतलब जो है 90 डिग्री का जब हम चाप लेंगे, यानी ध्रुव से लेकर के ना तक, और जब हम इसको घुमाएंगे तो जो वृत्त बनेगा उसको कहेंगे नाड़ी वृत्त। ठीक है ना? और कहा कि तदेव विश्वम वृत्तम काल वृत्तम अपीरितम। इसी वृत्त को विश्व वृत्त और काल वृत्त भी कहा जाता है।
अब आपको एक बात यहाँ बहुत सहजता से बताऊंगा, क्योंकि विषुववृत्त इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी का एक नाम है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा को ही विषुववृत्त कहते हैं। हम लोग जो है 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या जो है उसको नाड़ी वृत्त कहा गया है। और यहाँ इसलिए इसको लेते हैं क्योंकि इसी वृत्त में काल की भी गणना होती है। जो हम लोग समय का गणना करते हैं असु और पल में, वो कहाँ होता है आपको, इसी नाड़ी वृत्त में। अब क्या होता है कि आप देखेंगे कि यदि 0 डिग्री मतलब यह वृत्त ठीक जो है हमारे पृथ्वी के बीचों बीच है, यानी कि यह जो है निरक्ष देश में है, मतलब बिल्कुल निरक्ष पे है, तो ये देखेंगे कि इस नाड़ी वृत्त के ऊपर जो देश स्थित होंगे, या इस नाड़ी वृत्त के, अगर हम लोग खगोल में नाड़ी वृत्त की स्थिति लेते हैं तो ठीक इसके नीचे जो देश बनेंगे वो सारे के सारे देश निरक्ष देश कहलाएंगे। जो कि पहले लंका जिसको हम कहते हैं ना, जो रावण की लंका थी जो है, तो वो रावण की लंका जो है 0 डिग्री जो है अक्षांश पे स्थित थी। तो इसीलिए कहा कि निरक्ष जा रावण राजधानी, जो रावण की राजधानी यानी रावण की जो अपनी लंकापुरी थी वह जो है 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आपको बताया कि ध्रुव स्थान से 90 डिग्री का एक आर्क लिया और उससे हमने नाड़ी वृत्त बना लिया, और नाड़ी वृत्तगत जो देश है वही हमारा क्या है, जो है निरक्ष देश है। अब एक बात और आती है कि अब हमने कहा कि जो आखिर कोई ना कोई एक जो है नाड़ी वृत्त पर भी व्यक्ति स्थित होगा। तो हमने आपसे एक बात कहा था कि पिछले जो भी डायग्राम्स मैं आपको दिखा रहा था वो सारे के सारे डायग्राम जनरली मैंने जो है नाड़ी वृत्तस्थ देश का ही बनाया था। क्यों ऐसा किया था कि जब भी हम कोई ग्रह बिना संस्कार के लिए आते हैं तो सब के सब ग्रह जो है लंका देशीय होते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश के होते हैं, फिर उसमें स्वदेशीय करने के लिए अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति माने खड़ा होगा कहाँ पे, निरक्ष देश में, तो उसका भी कोई ना कोई खमध्य बनेगा। मैंने पहले आपको बताया था खमध्य मतलब आकाश का मध्य। आकाश का मध्य कैसे लेंगे, तो भूगर्भ से आप जहां खड़े हैं, आपके स्थान को स्वस्थान कहा, तो भूगर्भ से अपने स्थान को स्पर्श करता हुआ सूत्र आकाश में जहां लगेगा उसी को खमध्य कहा। तो लंका में भी कोई ना कोई एक व्यक्ति जो खड़ा होगा, आप जानते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई, उसका भी एक खमध्य होगा। अब उसके खमध्य से अगर हम 90 डिग्री का एक चाप लेते हैं, यानी कि एक आर्क लेते हैं, आप देखेंगे आपके इमेज में जहां लिखा हुआ है ना, ऊपर में सबसे एक बिंदु बनाई गई है जिसका नाम है ना बिंदु। अब इस ना बिंदु से हम अगर 90 डिग्री का चाप ले, तो हम ना से लेकर के इस जो है ध्रुव तक, या ना से लेके इस ध्रुव तक हम कोई भी एक चाप ले सकते हैं। और इस चाप से जब हम अगर वृत्त एक बनाते हैं तो बिल्कुल एक बीचों बीच वृत्त बनेगा, यानी ये निरक्ष देश का क्षितिज होगा। आपको बताया था ना कि क्षितिज वृत्त किसको कहते हैं, होरिजोन किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि खमध्य तो नवत्यंसर वृत्तम तत् क्षितिजम स्मृतम, अर्थात खमध्य से 90 डिग्री के चाप से जो हमारा बनाया गया वृत्त होगा वो क्षितिज वृत्त होगा। तो ये हमारे अपने स्थान पे होगा तो हमारी अपनी क्षितिज होगी। अगर लंका के क्षितिज से हो जाए, यानी लंका देश के खमध्य से बनाते हैं, तो वो लंका देशीय क्षितिज जो है बनेगी। बात आपको समझ में यहाँ तक मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अब लंका का जो क्षितिज है ना, इसका एक विशेष नाम दिया है, आप देखेंगे उन्मंडल। तो उन्मंडल कोई नई चीज नहीं है, आगे देख के आप उसको भ्रमित नहीं होंगे। उन्मंडल का मतलब होता है जो हमारा निरक्ष देश है, निरक्ष देश के खमध्य से बना हुआ क्षितिज वृत्त। यहां तक अब बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं भाई कि चलिए, अब ये तो बात हो गया कि ये उन्मंडल क्या है, तो उन्मंडल हो गया आपका लंका का क्षितिज। अब थोड़ी सी एक बात यहां आपको सब लोग कह रहे थे कि सर एक बात थोड़ा और कायदे से स्पष्ट करेंगे, क्रांति क्या है। तो अब देखिए क्रांति की स्थिति क्या होती है, आपको बताया था कि एक सामान्य भाषा में आप समझें, अगर भूगोल का भी कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो क्रांति कहने से हम लोग को कोई रिवॉल्यूशन समझ में आता है, जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। तो ज्योतिष शास्त्र में कोई क्रांति जो है लाठी फावड़ा गाय भैंस दूध इत्यादि करके नहीं हुई। यहाँ क्रांति शब्द का जो अर्थ था ना, वो था क्रमुपाद विक्षेपे, एक धातु है, रूट वर्ब है। धातु कहने का मतलब रूट वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रमणम क्रांति, अर्थात चलना। भाई कौन चलेगा, तो बात आई कि पहले समय में जब गणना करनी होती थी तो अब देखिए 2 बिंब हैं हमारे, आपको मैंने कहा था एक सूर्य है और एक पृथ्वी है। अब ये था कि अगर हमें गणना करनी है तो एक को स्थिर मानना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि जब हम पृथ्वी पे थे तो इसलिए हमने पृथ्वी को स्थिर माना,
गणित के लिए एकदम आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पृथ्वी स्थिर है, हम कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को स्थिर मानना पड़ा गणना की दृष्टि से, और सूर्य को जो है चल मानना पड़ा। अब कंडीशन क्या हो रहा था, आज के डेट में हमारे पास सैटेलाइट है, तो हम ये जान सकते हैं कि अभी हमारी पृथ्वी एक्सिस पे अपने कितनी झुकी हुई है। सिंपल सा फार्मूला था, आप देखेंगे कि प्राचीन समय में यदि ऋषियों को जानना होता कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है तो वो कौन सा मानक लेते। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका था आचार्यों ने अपनाया था कि आप देखिए अपने सर के ऊपर अगर एक पंखा लगा हो, उस पंखे से अगर सर को दाएं करेंगे तो आपको लगेगा कि पंखा बाईं तरफ गया। अगर आपका जमीन बहुत विशालकाय हो जिस आधार पे आप खड़े हो, और एक बार सर को आप बाएं करिए तो क्या होगा, पंखा दाईं तरफ गया। लेकिन ये कब हम समझ पा रहे हैं कि हम हिल रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं हिल रहे हैं, और हम किसी बहुत बड़े पिंड पे खड़े होते और उसका जब झुकना हमें समझ में नहीं आ पाता, तो सोचिए इसको मनुष्यों ने कैसे दिमाग लगाया। वो देखे कि सूर्य तो स्थिर है, अब देखा कि पृथ्वी जैसे ही उत्तर झुकी है, कितनी झुकी है, तो कहा कि भाई ये काम करिए, सूर्य से उत्तर या सूर्य से दक्षिण, सूर्य आपका जितना उत्तर या दक्षिण दिखाई देता है, यही समझ लीजिए कि आपके पृथ्वी का भी अपने अक्ष पे झुकना हो रहा है। इसी को आचार्यों ने क्रांति शब्द कहा। क्रांति का मतलब हुआ चलना, यानी सूर्य उस नाड़ी वृत्त से कितना उत्तर चला और कितना सत्यम दुबे जी, आप अपना जो है माइक ऑफ करें। तो ये बात समझ में आई कि अब ये इन्होंने जाना कि क्रांति वृत्त से सूर्य जितना उत्तर होगा वो उत्तरा क्रांति, और जितना दक्षिण होगा वो दक्षिणा क्रांति। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। मतलब क्या है कि सूर्य 0 डिग्री हमारे अक्षांश से जितना उत्तर यानी उत्तरा क्रांति, जितना दक्षिण यानी दक्षिणा क्रांति। एक बात यहां फंस रही थी कि जो उत्तरा क्रांति मैक्सिमम कितना होगा भाई, तो क्रांति उतनी ही होगी जितनी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकती है। तो यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकती है, तो परमा क्रांति भी 23.5 डिग्री है, यानी कि उत्तर में 23.5 डिग्री क्रांति होगी और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्रांति होगी। ये बात जानना था। अब कहे कि इसको एक मैथ के फॉर्मूले में पिरोना है, कैसे पिरोएंगे? तो इन्होंने एक बात कहा कि एक श्लोक है आपकी किताब में ही, और मैं सीधा एकदम बिल्कुल आप देखेंगे कि आपके ही क्रम से चल रहा हूं पुस्तक के, कि जिनांसैर यद ध्रुवाद वृत्तम तत् कदम्बर क्षमंडलम यतस तस्मिन कदम्बरक्षम भ्रमति प्रवहेरितम। अब यहां तक एक बात समझ में आई। ध्रुव जो था, आचार्यों ने कहा कि ध्रुव से 24 डिग्री पे कदम्ब तारा घूमता है। ठीक है ना, हमारा जो ध्रुव है, ध्रुव से 24 डिग्री का अगर हम एक वृत्त बनाएंगे, अब कहेंगे 24 डिग्री कैसे बनेगा गुरुदेव? तो जैसे हमने 90 डिग्री का चाप लिया था, वैसे ही इस 90 डिग्री में भी हम जो है 24 डिग्री का एक टुकड़ा लेंगे और उस 24 डिग्री के टुकड़े से एक वृत्त बनाएंगे जो कि ध्रुव के चारों तरफ बनेगा। अब उस जो है वो क्या है, कदम्ब स्थान, यानी जो ध्रुव से 24 अंश की दूरी का जो पॉइंट होगा ना, उसको कहेंगे कदम्ब स्थान। और अब क्या करेंगे कि अब कदम्ब से जो है 90 डिग्री से एक चाप लेंगे, यानी क्या हुआ कि ध्रुव से पहले 24 गए और उस 24 से हम थोड़ा और 90 डिग्री आगे बढ़े। बात आपको समझ में आई ना? सर ध्रुव से 24 किस तरफ जाएंगे, दाएं तरफ या बाएं तरफ? देखिए, जिधर की क्रांति का आपको ज्ञान करना होगा। ठीक है ना, अगर आप उत्तर गोल में है अगर सूर्य, तो उत्तर की तरफ लेंगे, और यदि दक्षिण में है तो दक्षिण की तरफ लेंगे, उसमें कहीं संशय नहीं है ना। तो अब क्या है कि ध्रुव से आपको बताया कि 24 डिग्री पे है कदम्ब, और अब कदम्ब से एक 90 डिग्री से हम एक चाप लेंगे। अब यहां देखिए, आपको चित्र में समझ में आएगा सीधा सीधा। एक कोई देखिए यहाँ पे बीच में देख रहे होंगे कि बच्चा खड़ा है, कोई दृष्टा है वो खड़ा है, ऊपर में ध्रुव तारा भी आपको दिख रहा है। अब ध्रुव तारा से एक एरो बना लिया भाई, 24 डिग्री का एक वृत्त बनेगा ऐसा, और इससे ये लेकर के आए आगे में आप देखेंगे एक वृत्त इन्होंने बना रहे हैं, जो है उसको कह रहे हैं क्रांति वृत्त। ठीक है ना, जो ध्रुव से 90 डिग्री से एक वृत्त जो बन रहा है वो आपका क्रांति वृत्त। क्रांति वृत्त है कौन सा? जिसमें सूर्य भगवान घूम रहे, सन सन जिसमें लिखा है। तो एक बात आचार्यों ने कहा कि सूर्य क्रांति वृत्तम न जहाती, अर्थात सूर्य कभी क्रांति वृत्त को नहीं छोड़ता है, क्रांति वृत्त में ही घूमता है। मतलब सिंपल सा परिभाषा हुआ कि जो सूर्य के घूमने का परिपथ है वही क्रांति वृत्त है। बात समझ में आई ना? अब ये देखिए, एक आपका इक्वेटर है इसके साथ में, और इसी के जो है आपके उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ यही क्रांति जो है मूव होती है। यानी कि सूरज आपका इक्वेटर से 23.5 डिग्री तक उत्तर जाएगा और फिर वापस आएगा 23.5 डिग्री दक्षिण जाएगा।
तो अब देखिए बात समझ में, अब आपको एक बात और लगेगा कि जो ऋतु परिवर्तन का मामला है, जो मैं कह रहा था कि सूर्य 23.5 डिग्री अक्षांश तक बीचों बीच बिल्कुल आकाश के आएगा, लेकिन जैसे ही आपका अक्षांश 23.5 डिग्री के बाहर होगा तो आपके बिल्कुल मध्य में सूर्य नहीं आ सकता। यही कारण होता है, आप देखेंगे कि जो 23.5 डिग्री तक का जो स्थान है ना, इसको उष्ण कटिबंधीय स्थान कहा जाता है, क्योंकि उन स्थानों पे सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां ठंडा गर्म दोनों पड़ता है भाई, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वो कभी गर्मी होगी कभी ठंडी होगी। और 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक का स्थान शीत कटिबंधीय कहलाता है, क्योंकि जब 90 डिग्री में से आप 23.5 इधर घटा देंगे तो 66.5 बचेगा, तो वो 66.5 डिग्री का स्थान शीत कटिबंधीय कहलाता है। ये मैंने आपको एक सूचना के लिए बता दिया। अब आप देखें कि व्यक्ति जहां खड़ा है, अब क्या होगा कि इक्वेटर से सूर्य जो है 23.5 डिग्री उत्तर गया तो उत्तराक्रांति, 23.5 डिग्री दक्षिण गया तो दक्षिणाक्रांति। इसी सूर्य को 23.5 डिग्री जो है क्रांति वृत्त से उत्तर जाने में 3 राशि का परिक्रमण करना पड़ता है। तो इसीलिए क्रांति वृत्त से उत्तर में आपको 3 राशि जाना और 3 राशि आना, 6 राशि हो गए। फिर ऐसे ही 3 राशि दक्षिण में जाना और 3 राशि दक्षिण में वापस आना। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे ग्रहों के भगण में, इसलिए यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। मैंने एक बीज रूप में आपके दिमाग में रख दिया कि इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जहां भगण की भी बात आएगी। तो आप इतना जानिए कि हमारे इक्वेटर से सूर्य जितना उत्तर जा रहा है उत्तराक्रांति, जितना दक्षिण जा रहा है दक्षिणाक्रांति। बिल्कुल इजी है, इजी एज ABC एंड नथिंग एल्स। अब हम आगे चलते हैं। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि ये जो क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त है ना, ये एक दूसरे को मतलब जो है 6 राशि के अंतर पे 2 जगह काट रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, एक इधर आप बिल्कुल इधर देखेंगे पूरब में और एक पश्चिम दिशा में। भाई जाहिर सी बात है, जहां दोनों वृत्त एक दूसरे के साथ ऐसे हुए हैं, कोई भी अगर आप 2 चूड़ी लेकर के आपस में फंसा देंगे तो 2 दिशाओं में 2 जगह जो है वो काटेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई। राजा जी थोड़ा कर्सर से अगर आप इंडिकेट भी करते जाए तो। ये मेरा कर्सर दिख रहा है, थोड़ा बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड रुकिए, पॉइंटर के थ्रू थोड़ा बता दीजिए। अच्छा एक सेकेंड रुकिए। हाँ एक बात बताइए, अभी आपको दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर जो है? दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो कटान बिंदु है यहाँ देख रहे हैं ना, ये सामने यहाँ जहां हमारा माउस जा रहा है, ये हाँ जी हाँ जी। तो एक जगह यहाँ कटा है और एक जगह ये देखें पीछे में कटा हुआ है यहाँ पे जी। यानी दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को एक जगह पे काट दिया है, ठीक है ना। और यहाँ आप देखेंगे कि ये एक जो है आपका जिसमें सन लिखा हुआ, ये सूर्य घूम रहा है, इसी का नाम क्रांति वृत्त है और इसका नाम है नाड़ी वृत्त। ये जस्ट जो इसके बगल में खड़ा है, ठीक है ना। यानी क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त क्या हुए, एक दूसरे को 2 जगहों पे काटते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गोल संधि, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? गोल संधि। ये बात ये जो पॉइंट है ये सर, नाड़ी वृत्त क्या चीज होती है? अभी देखिए मैंने कम से कम क्लास ही शुरू किया नाड़ी वृत्त से कि ध्रुव स्थान से 90 डिग्री के चाप से जो निर्मित वृत्त होगा नाड़ी वृत्त होगा। ये तो वही हाल हुई कि पूरी कथा हो गई, बाद में कोई पूछे कि सीता जी किसके हस्बैंड थे, है ना। तो हमें एक बार पुरानी वीडियो भी देखनी है, इसके साथ साथ नए चैप्टर्स को पढ़ना है। ये क्वेश्चन सर ना लेकर आप पढ़ाएं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ध्रुव स्थान से जो बना नाड़ी वृत्त और जिनांश यानी क्रांति, जिन माने होता है 24। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपके किताब में लिखा होगा जिनांश से निर्मित। ज्योतिष शास्त्र की एक पद्धति रही है कि संख्याओं की जो गणना है ना, आचार्य सिंबॉलिक रूप में कर रहे थे। यानी कि जो है मान लीजिए उन्होंने कहा कि जिन कहा, तो जिन माने क्या होता है, जैन में 24 तीर्थंकर आए जो है जैन धर्म में, इसलिए जिन शब्द से 24 अंक लिया जाता है। तो कहा कि भाई ये बात आपको समझ में आ गई कि ध्रुव से जो है 24 डिग्री पे कदम जो है स्थान है, उस कदम से 90 डिग्री के चाप से जो वृत्त बनाएंगे क्रांति वृत्त बनेगा। क्रांति वृत्त नाड़ी वृत्त एक दूसरे को 2 जगह पे काटेंगे और इसी को बोलते हैं गोल संधि, ठीक है ना। एकदम क्लियर है पानी की तरह। आगे चलते हैं। अब जब गोल संधि हो गई, अब
आपको मैंने मध्य रेखा बता दिया था, निरक्ष, ख, स्वस्तिक और उन्मंडल आपको पहले ही बता दिया हूं कि जो नाड़ी वृत्त के नीचे वाले देश हैं, यानी नाड़ी वृत्त के धरातल पे जो देश होंगे उनको निरक्ष जो है देश बोलेंगे, और जो नाड़ी वृत्त की जो हमारा निरक्ष देश है और निरक्ष देश के खमध्य से जो हमारा क्षितिज बनेगा, हमने आपको बताया था कि निरक्ष के क्षितिज को ही आचार्यों ने उन्मंडल की संज्ञा दी है। ठीक है ना सर? इसमें जो आपने नाड़ी वृत्त बनाया इस डायग्राम में, इसमें नीचे आप कर्सर से बता दीजिए कौन इधर से कहाँ से देश दिख रहे हैं? अच्छा देखिए, यहाँ सीधा सीधा है नाड़ी वृत्त आपको, कि ये जहाँ सन घूम रहा है ना, आपको बताया था कि सूर्य जिस मार्ग में घूमेगा क्रांति वृत्त, और उसके बगल वाला जो मतलब जो डॉट डॉट में बना हुआ है और जो बिल्कुल प्लेन लाइन है वो है क्रांति वृत्त। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां तक बात आ गई, आपको बताया कि दो जो है गोल संधियां हैं। अब गोल संधि क्या है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, सामने और एक जगह पीछे 6 राशि के अंतर पे, वही आपका क्या है, गोल संधि। अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि ये मेषादी राशियां कहाँ होती हैं, कहाँ आखिर गणना करते हैं इसका आप। तो क्रांति वृत्त को एक नाम और दिया गया है, क्या कहा कि रास्यादि परिमाण परिचायकम वृत्तम क्रांति वृत्तम। अगर आपसे कोई दैवज्ञ पूछे कि भाई साहब राशियों की गणना किस वृत्त में होती है, तो एक सीधा आप कहेंगे कि राशियों की गणना क्रांति वृत्त में होती है, क्योंकि आप देखेंगे जब ग्रहों का वेद भी करते हैं ना, तो क्रांति वृत्त के ही मार्ग में इन 12 राशियों की स्थापना की गई है। यानी यह जो 12 राशियां हैं वह क्रांति वृत्त के ही पट्टिका में स्थित हैं। उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा था, सर आकाश में जैसे कितने मुख्य तारे हैं, तो यही मैं आपको लाके सीधा सीधा एक बात कहूंगा कि जो 12 राशियों की गणना कर रहे हैं, आकाश में राशियां दिखाई देती है, और इसको देखने के लिए थोड़ा सा जब आपकी बुद्धि परिपक्व होगी और आकाश में जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। तो ये जो 12 राशि और ग्रहों की जो गणना की जाती है ना कि कहाँ है, किस माने राशि पे है, तो इन राशियों की भी स्थापना क्रांति वृत्त में होती है। अब पूछेंगे कि भाई ठीक है, सूर्य तो क्रांति वृत्त में है, हम जान लेंगे कि सूरज भगवान हमारे किस राशि में है, लेकिन अगर मान लीजिए मंगल तो हमारा क्रांति वृत्त में घूमता नहीं है। आगे इसमें आचार्य कह रहे हैं कि सारे ग्रह जो है, ये अगला श्लोक है कि यत्र गच्छन्ति चंद्राद्या तद विमंडलम उच्यते। चंद्रमा, जो चंद्रादि ग्रह हैं वो जिस विमंडल में घूमते हैं, माने अपने अपने उनके मार्ग को विमंडल कहा जाता है। तो चंद्रमा और जो है देखेंगे कि हर ग्रह का मतलब क्या होगा कि अपना अपना स्वतंत्र विमंडल होगा। जब हर ग्रह का एक अपना स्वतंत्र विमंडल होगा तो एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के दिमाग में आएगा कि तब गुरुदेव ये बताइए कि क्रांति वृत्त में तो सूर्य घूम रहा है, तो फिर ये मंगल का हम कैसे गणना कर लेंगे, क्योंकि उसके तो कक्षवा में है ही नहीं है। तो कुछ नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी भगड़ाध्याय में कि क्या करते हैं कि क्रांति वृत्त जहां है, मान लीजिए उससे दाएं बाएं कहीं ग्रह होगा, उस ग्रह पे हम एक ध्रुव से एक रेखा ले जाते हैं जिसको हम लोग ध्रुव प्रोत कहते हैं, एक चाप ले जाते हैं, एक आर्क ले जाते हैं। वो ध्रुव प्रोत क्या होगा, उस ग्रह में लगता हुआ कहीं जाके क्रांति वृत्त में लगेगा। तो क्रांति वृत्त में जहां लगेगा जिस राशि पे, वही उस ग्रह का भी राशियादि स्थान होगा। इसको हम अभी आगे भगड़ में करेंगे चर्चा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, समझ में आएगा। एक बात यहां जानने की अब थोड़ी सी और आ गई है कि अभी इसी में आपके आ रहा है कि भाई साहब ये लग्न क्या है। एक अगला जो हमारी परिभाषा आ रही है जो मुख्य है, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे हैं श्लोक, तो हमें लगता है वो आप समझ लेंगे, जहां आपको बहुत श्रम नहीं करना है, मतलब वो कथा कहानी टाइप का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अब कहा कि लग्न क्या है, 4 बातें इसमें है। एक तो लग्न है, दूसरा दशम है, चतुर्थ है और सप्तम है। 4 लग्न आपकी कुंडली में भी होते हैं भाई, बीच की जो 4 बर्फियां हैं। तो लोग पूछेंगे कि ये कुंडली क्या है, तो ये मैप ऑफ स्काई है, मतलब कौन सा ग्रह वर्तमान में कहाँ है वही बताते हैं हम उसके द्वारा भी। तो अब कहते हैं कि लग्न क्या है। एक सिंपल सी बात आती है, आचार्यों ने लग्न की परिभाषा दी। हमने आपसे कहा था कि कोई भी शब्द जो है बिना व्युत्पत्ति के नहीं है। लग्न शब्द के लिए क्या कहा लगति लग्नम, भाई जो लगे वही लग्न है। कहे भाई साहब ठंड लग गई, क्या उसको भी लग्न कहेंगे क्या, हमको तो ठंड लग रही है। नहीं भाई साहब, जब आप खगोल की बात कर रहे हैं तो कहा कि तो सीधा प्रश्न आया कि किम लगति कुत्र लगति, क्या लगता है, कहां लगता है। 2 प्रश्न में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब आप देखिए कि रास्यादि परिमाण परिचायक वृत्त आपका कौन है, तो क्रांति वृत्त। और लग्न जो है आपको क्या है, उदय कालिक। उदय हमारा किधर हो रहा है, पूरब दिशा में सूरज उगता है ना, क्योंकि आचार्यों ने भाई कहा है सामान्य अवस्था के लिए कि यत्रोदितोर्कः किल तत्र पूर्वा,
जहां सूरज उगे वह पूरब है। और देखेंगे दार्शनिकों ने तो साफ साफ अपना मामला ही खींच लिया। उन्होंने कहा कि दिशस्तु एक एवं, दिशा एक ही है। तो हमारे यहाँ भास्कराचार्य आदि आचार्यों ने भी बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी। बोलते हैं कि यत्रोदितोर्कः किल तत्र पूर्वा, जिधर सूरज उगे उधर पश्चिम, और तत्रा परा यत्र गतः प्रतिष्ठाम, जिधर डूब जाए उधर पश्चिम। तो लेकिन भास्कराचार्य ने फिर ले आके एकदम स्पष्ट किया, कहा भाई साहब ये तो सामान्य अवस्था की बात है। 67 भागाभ्यधिका पलांसा तत्रास्ति किंचित अपरो विशेष। कहते कि जैसे ही आप 66.5 डिग्री अक्षांश से आगे बढ़ेंगे तो वहां की कुछ विशिष्ट स्थितियां हो जाएंगी। इसलिए इन सारे बात की, सारे परिभाषाओं की आपको इन सारे परिभाषाओं का जो लाभ होगा वो 66.5 डिग्री अक्षांश तक एकदम एग्जैक्ट घटता जाएगा। उसके बाद जो है वही आपको बताया था कि धीरेकम परमार्थिकम यंत्रम, उन्होंने कहा, साफ साफ पढ़ाया और कहा कि बुद्धि एक परमार्थिक यंत्र है। तो लग्न इसमें कहाँ आया? तो कहा कि लगतीति लग्नम, अर्थात जो लगे तो क्या लगे? तो कहते हैं कि रास्यादि परिमाण परिचायक वृत्त क्रांति वृत्त है, तो क्रांति वृत्त लगे। और कहाँ लगे? तो क्षितिज वृत्त में। ठीक है ना? क्योंकि लग्न देखेंगे सूर्य से ही ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी परिभाषा है। कोई किसी ने पूछा है आपसे कि सुबह सुबह कौन सा लग्न है, मैं आपको बड़ा सुंदर एक छोटा सा ऐसा बताऊंगा, मतलब लगेगा चमत्कृत हो गया मामला। किसी ने कहा भाई सुबह उठा, आज कौन सा लग्न होगा उदय काल में? आप कुछ मत करिए, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आता है, तो 14 अप्रैल से 14 मई, 14 मई से 14 जून, एक मोटी मोटी गिनती आप गिन लीजिए। और कहा सूर्योदय काले सूर्य सममेव लग्नम। अब जिस राशि में सूर्य है वही राशि में जो है उदय कालिक लग्न होगा, बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद से एक सामान्य परिभाषा, मैं आपको बहुत गणित के लिए नहीं कहूंगा, अब उसी राशि से आप 2-2 घंटा गिनते जाइए। लेकिन ये कब होगा 2-2 घंटा वाला मामला? कि जब आपका सूर्य एकदम बिल्कुल जो है 1 अंश पे होगा, क्योंकि उसको 30 अंश वहां से प्रतिदिन भोगना होगा। तो ये आप जानेंगे कि 2-2 घंटा अगर आप काउंट करेंगे तो लग्नों का सेटिंग बैठ जाता है। वो आप एक बार मोटा मोटी लग्न पा लेते हैं कि वर्तमान काल में कौन सा लग्न होगा। तो मतलब क्या हुआ? क्रांति वृत्त क्षितिज वृत्त में जहां लगेगा पूरब दिशा में वह उदय लग्न है। एकदम स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब कहेंगे गुरुदेव सर बीच में एक लाइन बोल दूं मैं कि उन लग्नों का भी टाइम 10 मिनट आगे पीछे है, वो भी निकालना अलग से गणित है उसका। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा। हाँ, मोटा मोटी सूर्य उदय पर सूर्य जिस राशि में होगा वही लग्न होगा। अरे टीचर ये आपका को सब कुछ पता है, प्लीज अब स्टॉप हो जाए। मत करिए, सर को बोलने दीजिए। आगे चलते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा मैंने आपको बताई कि जो है सूर्योदय काले सूर्य सममेव लग्नम, उदय काल में सूर्य के बराबर ही लग्न होता है। अब देखिए, अब पूछेंगे कि ठीक है ये मैप में कहाँ दिखेगा? तो ये मैप में भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्रांति वृत्त आप देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, यहाँ मैं माउस घुमा रहा हूं, ये हॉरिजॉन जहां लिखा है ना, ये क्षितिज वृत्त है। तो क्षितिज वृत्त में देखिए क्रांति वृत्त यहाँ लग रहा है ना, तो ये उदय लग्न होगा आपका। ठीक है। और आप देखेंगे कि पश्चिम दिशा में भी एक जगह ये क्रांति वृत्त का संपात ये यहां से आते हुए नीचे में हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या होगा कि आप जानते हैं कि उदय से ठीक मतलब जो है जहां क्रांति वृत्त में पूरब दिशा में क्रांति वृत्त एवं क्षितिज वृत्त का संपात होगा वह उदय लग्न। क्रांति वृत्त और क्षितिज वृत्त का पश्चिम दिशा में भी भाई संपात होगा, क्योंकि क्रांति बिल्कुल ऊपर से पीछे की तरफ जाएगी। तो क्रांति वृत्त जहां पश्चिम दिशा में लगेगा उसी को अस्त लग्न कहते हैं, क्योंकि वो अस्त वाले दिशा में है ना? सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम की दिशा में। तो बिल्कुल याद करने का सिंपल तरीका रखिएगा कि क्रांति वृत्त में सूर्य उगता है तो उधर जो है सूर्य जो है उदय किधर होता है? पूरब दिशा में। तो क्रांति वृत्त में सूर्य चलता है तो क्रांति वृत्त और क्षितिज वृत्त का पूर्व दिशा में संपात उदय लग्न, पश्चिम दिशा में संपात अस्त लग्न। अब क्रांति वृत्त का एक वृत्त के साथ और फिर यहां हम संपात करा देंगे तो चतुर्थ और दशम लग्न भी हो जाएगा। वो कैसे? तो आप देखेंगे क्रांति वृत्त और याम्योत्तर वृत्त का ऊपर में संपात एक जगह हो रहा है ना? क्रांति वृत्त आप देखें, अगर हम लोग ये देखें तो ये हो गया आपका याम्योत्तर वृत्त और ये रहा आपका जो है क्रांति वृत्त। तो क्रांति वृत्त का ये ऊपर दिशा में जहां संपात होगा इसी को दशम लग्न कहेंगे, और ये जो नीचे में जहां संपात यहां पे हो रहा है इसको अधः संपात को चतुर्थ लग्न कहते हैं। मतलब 2 वृत्त एक जगह याम्योत्तर में लगा, मतलब हमारा याम्योत्तर वृत्त में क्रांति वृत्त का ऊर्ध्व संपात दशम, अधः संपात चतुर्थ।
और क्रांति वृत्त का क्षितिज के साथ में पूर्व दिशा में संपात उदय लग्न और पश्चिम दिशा में संपात अस्त लग्न। अब मुझे लगता है कि ये लग्न वाली बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, जो है बुद्धिस्ट हो गई होगी। नहीं भी हो गई होगी तो क्या है, आप जानते हैं कि प्रयास जैसे जैसे करेंगे, जितनी बार सुनेंगे, चीजें आपको बहुत स्पष्ट होंगी। क्योंकि ये क्या है ना, ये ब्रह्मांडीय गणना है, ये एकाएक आपके बुद्धि में समा जाए ऐसा बहुत कम होता है। भगवान की असीम कृपा है कि हम सभी ज्योतिष शास्त्र के अनुरागी हैं और इस विद्या को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं भगवान ने संस्कार इसमें दिया है, तभी हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है समझ में आएगा, इसको बार बार आप सुनेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आपको बताया था कि यहाँ पे उदय लग्न हो गया, ये सारी चीजें बात आ गई। 2-4 वृत्तों के नाम दिया है। अब आप लग्न बिंदु जब आप जान गए तो लग्न बिंदु से 90 डिग्री से जो वृत्त बना लेंगे वो दृक्षेप वृत्त हो जाएगा। तो इन सब में कहीं दिक्कत नहीं है। अब आपको लग्न समझ में आ गया होगा तो ये आप समझ लेंगे। एक बात इसमें थोड़ी सी समझाने लायक है, जो आचार्य आगे कह रहे हैं कि एक प्रोत की संज्ञा दी है। किसी ने कहा था कि सर वो बात समझ में नहीं आती कि ये प्रोत क्या है, अयन प्रोत, ध्रुव प्रोत, कदम्ब प्रोत। तो अयन प्रोत, कदम्ब प्रोत, ध्रुव प्रोत को इतना जानिए कि आपके पुस्तक में पेज नंबर जो है ये है गोल ज्ञान का जो चैप्टर है, इस गोल ज्ञान में श्लोक 45, 46, 47 जो श्लोक हैं, इसमें आप देखेंगे 45, 46 एंड 47। उसमें क्या कह रहे हैं कि यद बिंदुगम वृत्तम तत्तु तत्प्रोतम उच्यते, माने जिस बिंदु से जहां से आप वृत्त करेंगे ना, उस वृत्त की वही संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए जैसे हमने आपसे कहा कि ध्रुव से लेकर के ग्रह पर्यंत जब जो एक चाप काट देंगे या एक वृत्त बना दे पूरा, तो वो ध्रुव प्रोत। कदम्ब से जब जो है हम लेकर के कोई वृत्त बनाएंगे, अगर कदम्ब से हम आगे बढ़ाते हैं तो उसको कदम्ब प्रोत। यानी जिस बिंदु से जो वृत्त आगे बढ़ेगा उसकी वही जो है प्रोत नाम की संज्ञा हो जाती है। प्रोत का अर्थ होता है उससे गया हुआ। ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भवृत्तम प्राक कुजे यत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। अब आपको बताया कि भववृत्त मैंने होता है क्रांति वृत्त, प्राक कुजे मैंने पूरब क्षितिज में, यत्र लग्नम मैंने जहां लगता है, लग्नम तदुच्यते उसको लग्न कहा है। पश्चात कुजे अस्त लग्नम मैंने पश्चिम दिशा में जहां क्षितिज में लगेगा वो अस्त लग्न कहलाएगा। और जो है तूर्यम याम्योत्तरे त्वधा ऊर्ध्वम याम्योत्तरे यत्र लग्नम तद्दशमाभिधम, कहा कि जहां जो है अगर अधः संपात होगा उसको जो है चतुर्थ लग्न कहेंगे, और जो है जहां ऊपर में संपात होगा उसको दशम लग्न हम लोग कहते हैं। अब एक बात और आई जो ये छूट जाती है अगर ध्यान नहीं जाता, तो अहोरात्र वृत्त की एक कल्पना देखिए। आचार्य ने कहा कि अब देखेंगे कि एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूंगा कि वो जितने भी वृत्त, 2 वृत्तों की संज्ञा आपको पढ़ने में हो सकता है बीच बीच में आया भी होगा, लघु वृत्त और महद वृत्त। ठीक है ना। वो सारे वृत्त जिनका गर्भीय केंद्र भू केंद्र में जाएगा, ठीक है ना, वो सारे के सारे वृत्त जो है महद वृत्त कहे जाएंगे। और वैसे वृत्त जिनका केंद्र भू केंद्र से अंतरित होगा वो सारे के सारे लघु वृत्त कहे जाएंगे। तो अभी तक देखिए हमने जितने भी वृत्त बनाए हैं उसको अगर ले जाएंगे तो उसका केंद्र जो है भू केंद्र में जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं वो उसको क्रॉस करके ऊपर से निकलेगा। एक समस्या यहाँ आएगी क्या कि आपको बताया कि होता क्या है कि आप देखिए मतलब 0 डिग्री अक्षांश से और ध्रुव तक 90 डिग्री अक्षांश है। तो क्या होता है कि मान लीजिए नाड़ी वृत्त यानी कि निरक्ष देश से आपके स्थान तक तो आप कह देते हैं कि यह हमारा अक्षांश है, बाकी जो शेष बचा भाग है 90 डिग्री तक का वो क्या कहलाएगा, है ना। एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश से हमारा स्व स्थान माने अपना स्थान जो है मान लीजिए कि 30 डिग्री, 32 डिग्री, 25 डिग्री अगर पे हो तो वो तो आपका अक्षांश हो गया। लेकिन वही जब शेष बचा भाग है माने आपके अक्षांश से लेकर के और ध्रुव तक का, तब उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं लंबांश। ठीक है ना। क्या हो गया, उसको कहेंगे लंबांश। यानी अक्षांश और लंबांश दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से अक्षांश को घटाएंगे तो वो लंबांश बचता है, और 90 डिग्री में से जब लंबांश को घटा देंगे तो अक्षांश बचता है। इसकी क्या आवश्यकता है, ये आगे जब अभी गोल पढ़ेंगे तो इसमें बातें और सारी अभी स्पष्ट होंगी, क्योंकि इस पे हम अक्ष क्षेत्र की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो और ज्यादा वो प्रेशराइज्ड हो जाएंगे आप। तो अभी हम उसको अगले प्रसंगों में जो है चर्चा आपसे करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि 2 तरह के चाप हैं,
दो तरह के चाप 90 डिग्री में से अक्षांश घटाएंगे तो क्या कहलाएगा वो? लंबांश बचेगा। अच्छा, लंबांश। और एक दूसरा बताया, दो बताया था ना? हाँ, और जो है 90 डिग्री में से लंबांश को घटाएंगे तो अक्षांश बचता है। अच्छा, 90 डिग्री में से अक्षांश लंबांश घटाएंगे जी। अब आगे चलते हैं, एक चीज और देखते हैं। अब दो तरह के, मैंने आपसे कहा था कि चाप होते हैं। दो तरह के चाप का मतलब क्या है? जितने भी महद्वृत्त बनेंगे वो सारे के सारे, आपसे कहा था ना, त्रिज्या वृत्त से बनेंगे। अब ये त्रिज्या वृत्त क्या है भाई? ये तो बड़ी समस्या आ गई। अभी तक तो कह रहे थे 90 डिग्री के चाप से या त्रिज्या वृत्त से। तो द्विज्या और त्रिज्या क्या है? देखिए, त्रिज्या का मतलब होता है 3 राशि की ज्या। अब ज्या माने साइन। अब कहेंगे कि आचार्य ने भाई साहब यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आ गई। कुछ नहीं करना है, इसकी एक पद्धति है। आप सूर्य सिद्धांत के स्पष्टाधिकार में देखेंगे तो वहां ज्या साधन की पद्धति दी हुई है। तो अब करेंगे क्या, आप इतना जानिए कि जो भी त्रिज्या माने 3 राशि की ज्या से जो वृत्त बनते हैं उनको त्रिज्या वृत्त कहते हैं। और वो सारे के सारे जो त्रिज्या वृत्त होंगे ना, वो महद वृत्त ही होंगे। लेकिन जैसे ही इस त्रिज्या को हम छोटा कर देंगे, द्विज्या में ला देंगे, तो अब क्या होगा कि हमारे नाड़ी वृत्त के बराबर ही हमारे, क्योंकि बताया था कि आपको ध्रुव से लेकर के और नाड़ी वृत्त तक जो है वहां तक का मान त्रिज्या है। और जैसे ही हम इधर उत्तर हटते जाएंगे और क्या करेंगे, 2 राशि की जो ज्या से वृत्त बनाएं, तो आप देखिए प्रतिदिन सूर्योदय जो होता है ना, वो अलग अलग स्थानों पे आप देखेंगे आपके यहाँ मध्याह्न हो रहा है। सूर्य का भ्रमण जो है प्रतिदिन, अब होता तो क्रांति वृत्त में है, लेकिन होता क्या है कि नाड़ी वृत्त के समानांतर ही वृत्त बनते जाते हैं, जिन्हें अहोरात्र वृत्त कहते हैं। अहोरात्र वृत्त कहने का मतलब होता है वैसा वृत्त जिसमें दिन और रात्रि का संपादन होता है। ठीक है ना? अहोरात्र माने अह माने दिन और रात्रि माने रात्रि। ठीक है? तो अब सीधा सा बात है कि ध्रुव स्थान से जो द्विज्या चाप है, यानी द्विज्या चाप से जो वृत्त बनाएंगे वो अहोरात्र वृत्त होगा। जो ध्रुव स्थान से त्रिज्या चाप से जो वृत्त बनाएंगे वह नाड़ी वृत्त होगा। तो अब ये जो अहोरात्र वृत्त है ना, वो नाड़ी वृत्त के समानांतर ये होता है। तो अगर ये आपको द्विज्या त्रिज्या वाली बात समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसको हम फिर अगली क्लास में एक बार चर्चा आपसे दोबारा फिर से करेंगे, क्योंकि अभी द्विज्या त्रिज्या भूगर्भ और जो है आपको लग्न उदय अस्त, ये काफी चीजें एक साथ हौच पौच हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आप इतना ये ध्यान रखेंगे, ये वाली परिभाषा जरूर याद करेंगे। सर ये डेट से भी तो समझ में आ जाती है, जैसे 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर। हाँ बिल्कुल, उस दिन जो आपका सूर्य है ना, वो बिल्कुल ध्रुव उसमें नाड़ी वृत्त में भ्रमण करता है, समझे ना? जी, जी। और उसके बाद से जो है वो स्थान जैसे जैसे बदलेगा, तो सिर्फ इतना जानिएगा कि जैसे वो नाड़ी वृत्त से अलग हटेगा, उस दिन अलग अलग उसके बाद से चाहे तो हर अंश पे वृत्त बना ले, चाहे तो उसके हर राशि पे एक एक वृत्त बना ले, वो आपके अपने समझने के लिए है। लेकिन अगर परिभाषा हमें ध्यान रखनी होगी तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ध्रुव स्थान से त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त से नाड़ी वृत्त, और ध्रुव स्थान से द्विज्या चाप द्वारा जो वृत्त बनेगा उस वृत्त को हम लोग कहेंगे अहोरात्र वृत्त। ठीक है? अब यहाँ पे हम थोड़ी सी आज लाके गोल वाली बात कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद एक आपका टॉपिक आ जाएगा गोल, और फिर इसके बाद से हम अगले आपके चैप्टर में सीधा इकाई 3 में हम प्रवेश करेंगे। बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें ऐसी है क्योंकि चैप्टर का आप स्वाध्याय करेंगे तो बातें और खुल के आएंगी। अभी हमारी काउंसलिंग आपके साथ और भी आगे है, तो उस पर अगर कुछ बातें फंसती हैं तो मैंने आपसे जैसे कहा कि विद्या कालेन पच्यते, धीरे धीरे जैसे ही आपको चीजें समझ में आएंगी हम लोग उसको चर्चा के द्वारा और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी इस अवस्था में क्या होता है जनरली कि हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन हम उस पर उद्यत हो जाते हैं कि नहीं ये वाला ऐसे होगा। लेकिन गोल ऐसा नहीं है। गोल को जितना समझेंगे, क्योंकि गोल आपको बताया था कि पूरा ब्रह्मांडीय है, हर एक स्थिति पे वो चेंज होगा, तो वो धीरे धीरे बातें बसेंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं, एक बात आचार्य ने कहा कि गोल क्या है। तो गोल के लिए एक सिंपल सा हमने परिभाषा बताया था आपको कि एक तो गोल हो गया भाई कि वृत्तार्धे स्वस्थिरव्यास रेखो परिसमन्ततः भ्राम्यमाणे घन क्षेत्रम जायते गोल एव स। एक आपको ये परिभाषा बताई थी। भास्कराचार्य एक बात और कहते हैं, ये मैं आपको अगले स्लाइड में बिल्कुल दिखा रहा हूं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि दृष्टांत एवा वनिभग्रहाणाम संस्थानमान प्रतिपादनार्थम गोलस्मृतः क्षेत्र विशेष एव प्राज्ञैरतः स्यात् गणितेन गम्यः। अब इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य कह रहे हैं कि
ये आप देखेंगे थोड़ा सा एक श्लोक में पहले बढ़ा हूं, फिर मैं पलट के आऊंगा अभी जहां गोल आपके चैप्टर में लिखा हुआ है 3.1 पे, तो उस पे मैं आऊंगा। उसके पहले जो है थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूं, फिर उस पे आऊंगा, क्योंकि श्लोक का पूर्वापर संबंध बैठेगा और आपको समझ में भी आएगी पूरी बात। ये कहते हैं कि कुमार जी अपना शेयरिंग तो बंद कीजिए, अनीश कुमार जी शेयरिंग कर रहे हैं कोई, कि दृष्टांत एवावनि ग्रहाणाम, कहा कि अवनि भ और ग्रहाणाम, अवनि माने भूमि, भ माने आपको बताया था कि नक्षत्र, और ग्रहाणाम माने ग्रहों को दृष्टांत रूप में समझाने के लिए। और किसको बताने के लिए? तो संस्थान और मान, संस्थान माने उनके प्लेसेज को समझाने के लिए, और उसके मेजरमेंट्स के स्केल को समझाने के लिए। जिस यंत्र को बनाया जाता है, जिस क्षेत्र को हम लोग बना के देख रहे हैं, इसी को आचार्य कह रहे हैं गोल स्मृतः क्षेत्र विशेष तज्ञ। इस विशेष क्षेत्र को क्या कहा आचार्यों ने? गोल। गोलः स्मृतः, स्मृतः इत्युक्ते कथितः, है ना। तो कहा कि ऐसे विशेष क्षेत्र जिसमें कि ग्रहों के स्थिति, मान और जो है खगोल, भगोल और भूगोल का प्रतिपादन किया जाए, ऐसे विशेष क्षेत्र को क्या संज्ञा दी गई है? गोल की संज्ञा दी गई है, ऐसा आचार्य कहते हैं। और वहां जो गोल था, जहां हमने पहले पढ़ा, तो वो गोल एक घनात्मक क्षेत्र जिसकी परिभाषा हमें जाननी थी कि वृत्तार्ध में स्वस्थिर व्यास रेखा के ऊपर यदि किसी जो है वृत्तार्ध को घुमाते हैं तो एक जो घनक क्षेत्र बनेगा वो गोल कहलाएगा। अब यहाँ पे आचार्य ने जो गोल कहा, वो गोल हमारा पारिभाषिक है किस प्रकार का गोल होना चाहिए। अब इसमें दो प्रक्रियाएं आपको बताऊं आगे हैं। एक तो क्या कहते हैं आचार्य के सुसरल वंश सलाका वल, यही जो श्लोक है, कहते हैं कि सुंदर सुंदर आप क्या करिए कि जो बांस की तिल्लियां होती है ना, उसके द्वारा भी गोल का रचना होता है। जैसे हमने आपको बताया कि अलग अलग चूड़ियों से, जैसा मैं आपको उदाहरण दे रहा था, वैसे ही आप क्या करिए, बांस के जो, क्योंकि बांस सॉफ्ट होता है, घूम जाता है, तो हम बांस के द्वारा भी क्या करेंगे कि सुंदर जो है तिल्लियों से हम जो है गोल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, आजकल एक लौह गोल, मतलब अब हम मेटेलिक युग में हम जानते हैं कि कैसे जो है कि लोहे को जोड़ सकते हैं। तो आजकल यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है आपको, और चाहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी आप अगर कभी आपका आना होगा तो आप देखेंगे कि कैसे गोल यंत्र वहां पे रखा हुआ है और विद्यार्थी उससे पढ़ते हैं। वो भी जो है उसमें 3 गोल होते हैं, एक अंदर भूगोल बांधा हुआ होता है, एक ऊपर में खगोल के लिए एक मैपिंग होती है, और एक सबसे ऊपर जो है भगोल की स्थिति होती है। वो ये दोनों के ही बनते हैं। तो इसी को भास्कराचार्य ने भूगोलाध्याय में बताया है कि गोल रचना प्रकार कैसे है, कितने कितनी डिग्री पे वृत्तों को आप बांधेंगे। इसी को आचार्य ने आपके ग्रंथ में भी यहाँ पे बताया है। अगला आता है क्या कि भास्कराचार्योक्त गोल। अब आपको बताया कि भास्कराचार्य ने गोल के बारे में क्या परिभाषा दिया, तो दृष्टांत एवा वनिभग्रहाणाम संस्थान मान प्रतिपादनार्थम गोल स्मृतः क्षेत्र विशेष एव प्राज्ञैरतः स्यात् गणितेन गम्य। कहे सामान्य रूप से ऐसे अगर आप सोचेंगे कि समझ में आ जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बुद्धिमानों के द्वारा भी गणित के द्वारा ही जाना जाता है। और यहाँ पे गणित के सामान्य रूप से आपको जो बताया था कि जो नियम है वो थोड़े स्थूल हो जाते हैं, और यहाँ पे आकर के स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और गोलीय रेखा गणित से थोड़ी बात बनती है। अब इसके बाद आचार्य क्या बताते हैं कि आखिर इस गोल को जानना क्यों जरूरी है हम दैवज्ञों को, हम ज्योतिषियों को। क्योंकि आप देखेंगे कि क्या होता है कि भाई ग्रहीय पिंड हैं आकाशीय, इनकी स्थिति बदल रही है। मतलब कोई भी पिंड बिल्कुल कह सकते हैं कि सनातन इसी गति से और उतने ही परिमाप के जो है अपनी कक्षा में घूमेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सूर्य सिद्धांतकार जो है मयासुर क्या करते हैं, जब भगवान सूर्य जो है मयासुर को जब समझाते हैं तो एक कहते हैं, वहां पे एक लाइन वो उन्होंने कहा है कि युगा नाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलः। यहाँ पे काल जनित जो है अंतर आएगा, तो उस अंतर को कैसे हम मतलब जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे उसे हम समझ सकते हैं, इसके लिए गोल को जानना आवश्यक है। फिर एक बात कहते हैं आचार्य कि मध्याद्यम जुसदाम यदत्र गणितम तस्योपपत्तिम विना प्रौढ़िम प्रौढ़ सभासु नैति गणको निःसंशयो न स्वयं गोले सा विमला करामलकवत् प्रत्यक्षतो दृश्यते तस्माद्यस्म्युपपत्ति गोल बोध विषये गोल प्रबंधोद्यतः। कहते क्या है कि जो मध्यादि जो ग्रह हैं, जैसे मध्यम ग्रह हम लोग चर्चा किए थे, स्पष्ट ग्रह है, इसको बिना उपपत्ति के यानी बिना लॉजिक के आप नहीं समझ सकते। जैसे हमने आपसे कहा, अभी तक हम लोग अक्षांश रटते रहे या नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त समझते रहे, लेकिन नई बात लगती थी कि ये क्रांति क्या है, कितनी है, कैसे समझ रहे थे। तो कहा कि उसकी उपपत्ति को जानना हो। भाई उसमें क्या करते हैं
कहते हैं कि यदि त्रिज्या तुल्य हमको भुजांश मिलता है तो हमको परमाक्रांति मिलती है, तो सूर्य के इष्ट भुजांश में कितनी। अब ये भुज और भुजांश सारे के सारे सूर्य सिद्धांत में वहां दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं विशेष रूप में। तो वही कहते हैं कि जब आपको उपपत्ति समझनी होगी, उसके पीछे का ये फार्मूला कैसे बना, लॉजिक समझना होगा, तो उसके लिए आपको गोल को समझना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं प्रौढ़ सभा सुनैति गणको निसंशयो न स्वयं, यानी विद्वानों की सभा में जब वह गणक जाता है तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये सारे के सारे लॉजिक लग कैसे रहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई गोले सा बिमरा करा मलकबत प्रत्यक्ष तो दृश्यते, और वैसे लोग जो इस गोल को हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष रूप से देख रहे और समझ रहे होते हैं, इसीलिए इस गोल को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, गोलाध्याय का निर्माण कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने क्या है, अशेष जी आप अपना थोड़ा सा माइक बंद रखेंगे अभी। तो अभी हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि अभी आगे पूछा हुआ है कि गोल प्रशंसा, तो मैं सोचा कि जो आपके प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ जो है लेता चलूं, और ये आपके टॉपिक में भी है ये श्लोक। फिर आगे आचार्य कहते हैं कि भाई गोल जानना क्यों आवश्यक है, तो एक लाइन और कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गणकई राधेस्य इत्युच्यते। अब ये लाइन कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर लाइन है आचार्य का। कहा आचार्य ने कि जो ज्योतिष शास्त्र का फल है उसको जो है आदेश कहा गया है, यानी ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, वो आदेश शास्त्र की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र को दी गई है। लेकिन ये जो आदेश आपका परफेक्ट कब होता है, ये फल आपका घटित कब होता है, तो कहते हैं नूनम लग्न बलाश्रितः, माने जब आपका लग्न वगैरह शुद्ध आएगा। दूसरा कहते हैं पुनरयम तत्स्पष्ट खेटाश्रयम, और दूसरी बात जब आपके ग्रह जो है स्पष्ट सही आएंगे। तो कहते हैं कि भाई जब आपको ग्रह को और लग्न को जानना होगा, तो ये ग्रह और लग्न जो है किसके आश्रयी हैं, गोल के आश्रयी हैं, माने वो अपने गोल से बाहर नहीं जाएंगे, और उस गोल का ज्ञान बिना इस गोल के नहीं हो सकता है, और उस गोल का ज्ञान और किससे नहीं होगा, तो गणितम गोलोप तस्मात् ते गोलाश्रयणोन्तरेण गणितम गोलोपि न ज्ञायते। अब जो गोल के आश्रयी हैं उनको जानना बिना गोल और जो है गणित के जो है संभव ही नहीं है। तो कहा कि जो गणित को नहीं जानता है वो गोल को समझ जाए, ऐसा बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसके लिए वह थोड़ा सा जो है दुष्कर कार्य होगा। अब आगे चलते हैं, उसी में आचार्य कहते हैं कि गोल की प्रशंसा के अवसर पे कि भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम, जैसे आपने भोजन ले लिया और उसमें सब रस डले हुए हैं लेकिन उसमें घी नहीं डला है। राज्यम यथा राज्य विवर्जितम च, और राजा खूब सुंदर राज्य है लेकिन उसमें राजा ही नहीं है। सभा न भाति वसुवक्त्रहीना, खूब सुंदर सभा है और उसमें कोई बढ़िया वक्ता नहीं है। तो कहा कि जैसे ये लोग शोभा नहीं पाते, उसी तरीके से बिना गोल के प्रपंच को जाना हुआ दैवज्ञ भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा आचार्य का मत है। एक बात और कहते हैं कि वादी व्याकरणम विनैव विदुषाम धृष्टः प्रविष्टः सभाम, ये भी मुझे बड़ा सुंदर श्लोक लगता है कि जैसे कोई वादी जो है, मान लीजिए किसी शास्त्रार्थ की सभा में घुस जाए और उसको व्याकरण ना आता, व्याकरण मतलब भाषा पे उसका अधिकार ना हो, तो क्या कहते हैं कि धृष्टः प्रविष्टः सभाम जल्पन नल्पमति स्मयात् पटु बटु भ्रूभंग वक्रोक्ति भी। तो क्या करता है कि पहले तो उसको भाषा नहीं आएगी, तो वो क्या करेगा कि, और एक तो पहले वो जो अपना उल्टा टूटा फूटा आता होगा मतलब बाँचेगा, और बाँचने के बाद से वो केवल जो है भौं दाएं बाएं करके वो अपना पांडित्य भौं से ही प्रदर्शन करेगा। तो आचार्य फिर आगे कहते हैं कि वीणः सन्नुपहा समेति गणको गोलान अभिज्ञस्त था। उसी प्रकार से जो गोल शास्त्र को नहीं जानता हुआ गणक जो है वो भी क्या करता है, सिर्फ भ्रूभंग से ही बताएगा कि देखो ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, इसीलिए गोल को जानना आवश्यक है, ऐसा आचार्य कहते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है कि बोध प्रश्न जो आपके थे वो भी मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है कि गोल ज्ञान से क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो ये आपने समझ लिया। गोल परिभाषा का परिचय दें तो भाई जो है वृत्तार्धे स्वस्तिरव्यास जो पढ़ाया हूं ये आप लिख सकते हैं, इसको जो विस्तार करके। गोलाध्याय का वैशिष्ट मैंने आपको बताया ही, ये सारे श्लोक गोलाध्याय के वैशिष्ट के ही थे कि भाई बिना गोल ज्ञान के जो है आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और अगली जो लाइन, आपका जो अगला प्रश्न है, गोल ज्ञान में महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन करें, तो जितने भी विषय आपने पढ़े हैं, मतलब आपके स्वस्थान से लेकर के और विविध लग्न साधन तक के प्रसंग तक, ये सारे के सारे गोल ज्ञान के ही मुख्य विषय हैं। इनको आप लिख लेंगे तो मुझे लगता है कि अब आपके बोध प्रश्न वाले भी मामले थोड़े से सुलझ गए हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा अगले चैप्टर में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इकाई 3 शुरू होती है। अब इकाई 3 में थोड़ी एक बात मैं आपको बता दूं, ये बतानी इसलिए आवश्यक है
कि आज मैं इस जो है इकाई 3 भूगोल स्वरूप को भी 2 भाग में रखा हूं। पहले भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भूमि की उत्पत्ति, भूमि की स्थिति, भूमि का आधार, फिर इसके बाद से भूमि का चलन, भूमि की आकर्षण शक्ति, विविध मतों का खंडन। ये सारी बातें कहानी के रूप में आपके पुस्तक में है, आप समझ भी लेंगे, यहाँ आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। और जहां थोड़ी सी आपको समस्या आएगी कि जो आचार्य ने जो है सप्तद्वीपा बसुमती मैंने 7 द्वीपों का स्थापन, समुद्रों का निर्वहन और अलग अलग वृक्षों के जो है स्थापन जो किए हैं, उनको मैं एक मैप के थ्रू अभी अगले क्लास में आपको बना के दिखा दूंगा, तो पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज हम जब आते हैं कि ये भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप जानते हैं कि इसके में क्या है कि उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग थियरीज हैं। फिलोसफर्स की अपनी एक थिंकिंग है। सांख्य वाले जो सांख्य फिलोसफर्स हैं वो अलग मानते हैं। वो कहते हैं भाई प्रकृति पुरुष का जो है एक संयोग हुआ। प्रकृति पुरुष मतलब ये हमारा नहीं, सामान्य हम नहीं। प्रकृति पुरुष मतलब जो हमारी प्रकृति है और जो जिसको कहा कि जो ज्ञानवान पुरुष है वो प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, तो उससे क्या होता है कि अहंकार की उत्पत्ति होती है। वहां कहते हैं कि प्रकृतिर महान मतलब बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 भागों में बढ़ता है, और वहां से आकर के सृष्टि प्रक्रिया पूरी आपकी पृथ्वी तक की मतलब पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार से वेदांती जो लोग हैं, वेदांती लोग भी क्या कहते हैं कि भाई आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप अद्भ्य पृथिव्या अन्नम जो है यहाँ तक का क्रम ले आते हैं कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से जो है आपको आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप अद्भ्य पृथिव्याम, और जो है जल से पृथ्वी और पृथ्वी से अन्न आदि की उत्पत्ति जो है आपके पूरी सृष्टि प्रक्रिया की हो गई, ऐसा आचार्य कहते हैं। अब क्या है कि जो ज्योतिष शास्त्र है आप देखेंगे इसके कुछ ग्रंथ जो है वो सांख्य जो है मतानुयायी हैं। भास्कराचार्य जो थे उन्होंने आधार 2 लोगों को बनाया है। एक तो आचार्य ब्रह्मगुप्त के वो परम अनुयायी थे, क्योंकि वहां पे लिखते भी अपने ग्रंथ के शुरू में है कि कृति जयति जिष्णु जो गणक चक्र चूड़ामणि जयंती ललितोक्तयः प्रथित तंत्र सद्युक्तयः, वहां करके बड़ा सम्मान देते हैं आचार्य जो है ब्रह्मगुप्त को। फिर अगला जो वो थोड़ा सा जो, क्योंकि वो लिखते हैं तो एक पुराण को भी उपजीव्य बनाते हैं और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पे वो सारी बातों को वहां पे लिखते हैं। तो कई बार उन्होंने उसका भी जो है स्मरण किया है कि ऐसा ऐसा जो है ग्रंथों में कहा गया है। तो आपको बताऊं कि कई जगह जो है आचार्य सांख्य मत के भी आचार्य इसमें अनुयायी हैं। तो आपके सूर्य सिद्धांत में एक बात कही गई है कि अथ सृष्टा मनश्चक्रे ब्रह्मा हंकार मूर्ति भी जो है, जब देखिए क्या होता है कि भगवान की जब इच्छा होती है तो इच्छा से ही सृष्टि होती है। और वो कहते हैं कि ठीक है, एक बात होता है उनके मन से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति होती है और आंख से जो है भगवान सूर्य की उत्पत्ति होती है। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि भाई वेद में एक मंत्र आया हुआ है, वहाँ सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ये जो मंत्र है उसी में एक जगह आया हुआ है कि भाई नाभ्या आसी दंतरिक्षगुं शिष्णोद्यवहु समवर्तः। देखिए पूरी सृष्टि प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है। तो इसी प्रकार से भी वो कहते हैं कि मनसः खम, माने मन से आकाश की उत्पत्ति, और फिर वही क्रम लेके आते हैं कि आकाश से अग्नि जो है, आकाश से जो है वो कहते हैं मनसः खम ततो अग्नि वायुरापः धरा क्रमात्, मतलब मन से जो है आकाश, और आकाश से जो है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से जो है आपकी पृथ्वी, 5 जो है महाभूत आपके उत्पन्न होते हैं। और भास्कराचार्य को भी बताया कि वो सांख्य मत के थोड़े से अनुयायी थे, तो वही लिखते हैं कि यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम महानस्य गर्भे हंकारो भूत खकसिकी जलयोर व्यस्ततः संहतेश्च। वो यहाँ वही बात कहते हैं जो मैंने अभी आपको सांख्य मत में बताया था कि सांख्य मत में प्रकृति पुरुष का संयोग, और प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है आपको जो है महत माने बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से जो है बाकी आपकी जो है सारी सृष्टियां होती है, मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, उधर जो है पंच तन्मात्राएं। ये सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं ना सर आप? जी जी। तो यहाँ सांख्य मत जो लिखा हुआ है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्यों का भी ऐसा अभिमत है, वो उस मत को भी वो मतलब जो है उस मत का आश्रयण करते हैं, है ना। तो ऐसे उन्होंने जो सृष्टि प्रक्रिया बताई है, भास्कराचार्य ने भी सांख्य मत का अनुसरण किया है। और जो सूर्य सिद्धांतकार भगवान सूर्य है वो स्वयं ही जो साक्षात जानते हैं कि वेद के ही जो है भगवान सूर्य कह सकते हैं कि अधिष्ठाता थे। तो उन्होंने भी जो है वेद के ही मत का उदाहरण दिया है वहां पे। अब दूसरी बात आती है कि भूमि की स्थिति कैसी है।
तो आपको पहले दिन क्लास में बताया था, जिस दिन हमने गोल शुरू किया था, उस दिन कहा था कि स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्तिखे स्थितः। यह जो हमारी पृथ्वी है ना, यह आकाश में स्वशक्त्या मतलब अपनी धारणात्मिका शक्ति से और जो है बिना किसी आश्रय के आकाश में स्थित है। इसी बात को यहाँ भास्कराचार्य जी क्या कहते हैं, और आपके किताब में यही श्लोक लिखा हुआ है कि भूमे पिंड शशांकज्ञ कवि रवि कुजे जार की नक्षत्र कक्षा वृत्तैर्वृत्तो वृतहसन मृदनिल सलिल व्योम तेजो मयोयम नान्याधारः स्वशक्त्यैव वियति नियतम तिष्ठति हास्य पृष्ठे निष्ठम विश्वम च सस्वत सदनुज मनुजादित्य दैत्यम समन्तात। क्या कहते भाई यहाँ पे आचार्य कि भूमे पिंड, यह जो भूमि पिंड है यह किससे आवृत है? तो शशांक, ज्ञ, कवि, रवि, इज, कुज है ना, कवि, रवि, कुज, इज, अर्क नक्षत्र कक्षाओं से ये आबद्ध है। आपके उसमें आगे इसी श्लोक का अर्थ देते हुए एक चक्र भी बनाया गया है, तो उसको आप देख लेंगे, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और कहते हैं आचार्य यहाँ पे एक बात अगले श्लोक में क्या कि ब्रह्मांड मध्य परिधिर व्योम कक्षा विधीयते। भाई ब्रह्मांड के बीच बीच में क्या है? आकाश कक्षा। यार आपको बताया था कि सबसे नीचे भूगोल, उसके ऊपर जिसको हम खगोल कह रहे हैं, तो ख कहने का मतलब है आकाश, खगोल कहने का मतलब आकाश गोल। आप जानते हैं कि ये अरुण जी आप अपना माइक बंद करें। तो सॉरी क्या सर, है सॉरी। तो यहाँ क्या है कि खगोल कहने का मतलब था कि वह गोल जिसमें ग्रह हमारे भ्रमण करते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो गोल है वह नक्षत्रों का गोल है। तो यहाँ कहते हैं आचार्य कि तन्मध्ये भ्रमणम भानाम अधोधा क्रमशस्तथा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रह और नक्षत्र आदि पिंड हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर के क्रम से भ्रमण करते हैं। तो अब क्या हुआ? सबसे नीचे भूगोल, उसके ऊपर खगोल और उसके ऊपर भगोल की स्थिति जो हमने आपको बताई थी वही जो है आचार्य यहाँ पे भी कह रहे हैं। और इसके बाद से जो है आगे के चैप्टर में वो बता रहे हैं अगले पॉइंट में कि यहाँ पे एक बात और कहेंगे कि जो आपकी इनकी जो स्थिति बताई गई, मतलब खगोल की, भूगोल की और भगोल की, इसी में जो है कहते हैं कि सिद्ध विद्याधर घन इत्यादि मेघ भी जो है इसी क्रम में, मेघ माने बादल भी स्थापित होते हैं। अब कहते हैं कि भाई जब बात समझ में आ गई कि भूमि कैसी है, तो कहते हैं कि ये भूमि हमारे 3 लेयर में बनी है। मतलब पहले हमारा भूगोल है, फिर इसके ऊपर खगोल का आवर्तन है, फिर इसके ऊपर भगोल का आवर्तन है, फिर ये खगोल में जो है आपके 7 जो आपके ग्रह हैं इनका आवर्तन है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक पंजर जो है ईश्वर ने निर्मित किया है। अब आती है बात, सिद्ध विद्याधर क्या बताया? सिद्ध विद्याधर ये बादल है, मेघ के नाम है सिद्ध विद्याधरा घना, है ना, बादलों के नाम है, बादलों के नाम है, ऐसे बादलों के नाम है जिसको आचार्य बताते हैं कि ऐसा पुराणों में बताया गया है ना। ओके। अब जब क्या है, अब आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि वहां क्या स्टोरी थी और उस स्टोरी को ला करके कैसे आचार्य एक्सट्रैक्ट करके और मैथमेटिकल फार्मूला बना करके और पूरा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करने के लिए सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक ग्रंथ ही रच डाला भास्कराचार्य ने। तो खैर आगे चलते हैं। अब यहां तक बात आ गई। अब कहते हैं कि भूमि का आधार कैसा है, भूमि का क्या आधार है, आपको पेपर में भी लिखने को आ सकता है। तो अब सिंपल से जाने कि इसमें क्या था कि 2 बातें आई। 2 बातें क्या आ रही थी? एक तो पुराणकारों ने कहा कि भाई आपने सबने कहानी सुनी होगी कि ये सारी हमारी धरती जो है नाग भगवान के ऊपर शेष नाग के फन पे स्थित है। अब वो शेष नाग का फन क्या है, ये सारा का सारा एक सिंबल था, जो पुराणों में एक लॉजिक था वो सारा का सारा सिंबॉलिक था। जैसे उस दिन मैंने आपको उदाहरण के लिए एक श्लोक बताया था कि इस श्लोक में देखिए दशमलव के बाद जो है पाई का 32 डिजिट तक का मान इसमें जो है आचार्य दे रहे हैं। तो सारा जो पुराणों की कथा है ना वो सिंबॉलिक है। अब उसमें क्या था वो पौराणिकों का विषय है, मैं यहाँ आता हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि भास्कराचार्य के समय तक आते आते, मतलब सूर्य सिद्धांत में भी ये बात स्पष्ट रूप से आचार्य ने कही कि स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्तिखे स्थितः पृथुत्वात् समवद भाति चलोप्य चलवत् तथा आवृत्तोयम क्रमात् चंद्रः बुध शुक्रार्क भूभुवाम जीवैर गोलैर जीवार की भानाम च क्रमादुर्दोर्ध संस्थित। ये सब आपके जो है गोल परिभाषा में भी दे दिया, सूर्य सिद्धांत में भी दे दिया। देने के बाद से जो है यहाँ भास्कराचार्य आते आते एक बात कहते हैं, वो इसका एक खंडन करते हैं कि भाई ऐसा है कि फिर भी बीच में कुछ लोग कह रहे थे। क्योंकि क्या हुआ कि जब भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में आते हैं
तो उस समय पूरा विश्व समझिए कि एक जो है मतलब ज्ञान के उसमें जो है उभर रहा था, हर तरफ एक नए नए विचार आ रहे थे। आपने देखा होगा, आपकी इस पुस्तक में भी अभी एक स्टोरी आएगी कि कई ऐसे भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कह दिया कि पृथ्वी घूम रही है, तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, किसी को आग में जला दिया गया। इसमें भी आपकी स्टोरियां हैं, ये मैं उन पे नहीं जाऊंगा। तो क्या हो रहा था, लेकिन भारत में एक स्वच्छंदता बढ़ी रही है कि एक आचार्य एक मत रखता है, दूसरा आचार्य उस मत का खंडन करता है। तो भास्कराचार्य एक लॉजिक देते हैं कि भाई मान लीजिए वही जो पौराणिक मत है कि अगर आप मूर्तो धरता चेत धरित्र्यास ततोन्यस, अब कहते हैं क्या यहाँ पे कि ततो अन्य, माने अगर आप मूर्त धरता की कल्पना कर लेते हैं, माने कोई एक आदमी है, वो क्या किया है, कोई एक जीव है या कोई भी एक मूर्ति रूप है जो इस पृथ्वी को धारण किया है, तो एक समस्या आ जाएगी। बोले क्या समस्या आ जाएगी? तो कहते हैं कि उस आधार को भी तो किसी ने धारण किया होगा। तो वो फिर शेषनाग को कौन धारण किया है? तो आप देखे होंगे कि एक फिर हम लोग बीच में एक बार जो है बड़ा वायरल होता था, एक जोक था कि ठीक है शिव जी जो है पृथ्वी जो है शेषनाग के सर पे फन पे अड़ी है, शेषनाग कहाँ अड़े हैं? तो भगवान शिव जी के गले में पड़े हैं। शिव जी कहाँ भाई पड़े हैं? तो वो मतलब ऐसा आपको अनंत तक मानना पड़ जाएगा। तो कहते हैं भास्कराचार्य जी कि ऐसे में अनवस्था दोष हो जाएगा, इसीलिए आप सीधा सीधा मानिए कि कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह अपने धारणात्मिका शक्ति से ही यहाँ पे खड़ी है। तो और यहाँ पे भी कहा कि मध्य सूर्य सिद्धांत में कि मध्य समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योम नितिष्ठति, यह जो ब्रह्मांड है इसके बीच में, मतलब इसमें जो हमारी पृथ्वी है वह जो है बिना किसी आधार के, बिना किसी चीज के पकड़े हुए अपनी धारणात्मिका शक्ति से जो है खड़ी है। ठीक है, तो यहां तक तो बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों मत वहां चल रहे थे कि भाई कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं पृथ्वी जो है किसी नाग के, शेष नाग के उस पर अड़ी है, लेकिन बीच के आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, और भास्कराचार्य तक तो आते आते यह भ्रांति एकदम इसको निर्मूल आचार्यों ने कर दिया कि भाई साहब ये पृथ्वी किसी के फन पे अड़ी है। लगभग सब लोगों ने मान लिया कि हमारी पृथ्वी जो है वो आकाश में धारणात्मिका शक्ति से खड़ी है। अब एक बात आती है कि भूमि चल है कि अचल है, इस पर भी बड़ा विवाद आया। आपको बताया कि जैसे कि क्या हो रहा था कि बीच में जब पश्चिम के जो वहां पे क्या बोलते हैं इसको, एक जो प्रचलन प्रचलित था, जो यहूदी कुछ विचारधारा थे, कुछ जैन बौद्ध विचारधाराएं थे, सब एक साथ आ रही थी, बड़ा कोलैप्स हो रहा था। उस समय फिर भास्कराचार्य भी आ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, एक लॉजिक देते हैं। देखिए जो आचार्य आर्यभट्ट आते हैं सबसे पहले, मतलब वेदांग काल के बाद, पृथ्वी, इसमें दोनों बातें लिखी गई वेद में जो है, आयं गौहु कृष्णक्रमीद सदन मातरम पुरः पितरंच प्रयंस्वः, यह हमारी जो पृथ्वी है ना उसको कहते हैं कि वो गतिमान है। वेद दोनों मत कहता है। वैदिक मनीषियों की क्या बात है, वो क्या सोचते थे, वो अलग का विषय है। लेकिन जहां से ज्योतिष शास्त्र, मतलब जहां हम एक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो हमको वो मिलते हैं, जहां से हमारा साहित्य उपलब्ध हो रहा है आचार्य आर्यभट्ट के आने पे, क्योंकि उसके पहले हम लोग वेदांग काल मानते हैं, वेदांग ज्योतिष का, तो वेदांग ज्योतिष में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ ला करके आर्यभट्ट क्या कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है चल है। कैसे उदाहरण देते हैं वो कि अनुलोम गतिर्नौस्थः पश्यत्यचलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लंकाया। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण देके आर्यभट्ट समझाते हैं। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति पानी में नाव पे बैठा हो, तो नाव जब उसकी आगे की तरफ बढ़ती है तो उसको लगता है क्या कि हमारा जो तट है वो पीछे की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ बैठे हुए पृथ्वी पर लोग हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा भचक्र जो है वो पीछे की तरफ पश्चिमाभिमुख घूम रहा है। भचक्र माने हमारे जो नक्षत्र हैं वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है ना। हम लोग तो यही कहते हैं भाई कि देखिए सब पीछे जा रहे हैं, सब उग रहे हैं, सब डूब रहे हैं। तो आर्यभट्ट ने इस बात को माना वहां। लेकिन क्या हो रहा है, उसी बीच में बहुत सारा जो है लॉजिकल कोलैप्स चल रहा है। ये आप देखें ना कि मतलब 18वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे आचार्यों ने तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा दिए कि आपको सोच करके एक बार में वास्तविकता में लगेगा कि सच में हमारी पृथ्वी घूम रही है कि चल है। वो कहते हैं कि काम करिए, एक आगे आचार्य एक लॉजिक देते हैं। वो भास्कराचार्य का भी मैं मत आपको स्पष्ट कर दूं क्योंकि आपकी किताब में है। वो कहते हैं मरुत चलो भूर अचला स्वभाव, तो जैसे हवा अपने आप चल रही है वैसे हमारी पृथ्वी जो है वो अचला स्वभाव से है। वो उनका क्या मानना था, वो आचार्य का मत था। बाद में क्या होता है कि आपको बताऊं कि पश्चिमी सभ्यता भी बहुत दिन तक इस पे मंथन करती रही, और आपको बताया कि उसमें कईयों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, कई ऐसे वैज्ञानिकों को आग में जला दिया गया इस मत के चक्कर में। यहां पर आते हैं आचार्य आगे जो है तो कहते हैं कि
बताया आपको कि आर्यभट्ट जो है उसको मान रहे हैं कि अचल है, और आर्यभट्ट मानते हैं चल है, और भास्कराचार्य आते आते ये मानते हैं भाई साहब कि यह जो हमारी पृथ्वी है वो अचल है। ये मत सारे चल रहे थे, इसी में एक नई समस्या आती है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है। इस समय दो विचारक, दो रिलीजन के और भी अच्छे आ रहे थे, उसमें बौद्ध और जैन लोग थे। बौद्धों का अपना मानना था कि वो कहते हैं भूखेधः कलु याति थी, वो कहते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो दिन रात नीचे की तरफ गिर रही है। ऐसा आचार्य भास्कर अपने सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में ऐसा बताते हैं। तो उनका मानना था कि यह जो हमारी पृथ्वी है वह नीचे की तरफ घूम रही है। तो भास्कराचार्य उसका भी खंडन कर देते हैं कि भाई वो नीचे की तरफ गिर नहीं रही, अगर ऐसा होता तो जो ऊपर चिड़िया उड़ती ऊपर ही छूट जाती, वो नीचे फिर कैसे आ पाती। फिर वो कहते हैं एक बात और वहां पे भी एक लॉजिक वो देते हैं, जब पृथ्वी को स्थिर उनको साबित करना होता है तो एक लॉजिक देते हैं कि मान लीजिए कोई चिड़िया ऊपर उड़ के गई, तब तक पृथ्वी अपने जो है जगह पे घूम गई। अब जब पृथ्वी जगह पे घूम गई तो चिड़िया उतरेगी, तो मान लीजिए उड़ी तो इंडिया में थी, आ गया पाकिस्तान, तो मामला तो ऐसे फंस जाता। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं, आपके पुस्तक में ये सारी बातें बड़ी रोचक तरीके से लिखी भी हुई हैं। फिर आगे जो है क्या होता है कि अब ये जो जैन और बौद्ध दो उस समय दर्शन भी अपने चरम पे थे। तो बौद्ध लोगों का कहना था कि हमारी पृथ्वी नीचे आ रही है, इसका भी भास्कराचार्य ने खंडन कर दिया कि नहीं, ये कहीं नीचे नहीं गिर रही है, ये जो है भाई साहब एक जगह वो स्थिर है, ऊपर है। दूसरा वो कहते हैं, जैन लोगों का क्या मानना था कि दौदौ रविंदु भगड़ौ च तद्वत एकांतरौतौ उदयौ ब्रजेताम, कि दो सूर्य है, दो चंद्रमा है, एक जाता है तो एक उगने के लिए आ जाता है। भास्कराचार्य ने उसका भी खंडन कर दिया। और इसके बाद से यहाँ पर पे आ करके और देखिए पृथ्वी के बारे में फिर आचार्य बताते हैं, भास्कराचार्य, और सबसे पहला जो कहा जाएगा ना कि फादर ऑफ ग्रेविटी, तो वास्तविकता में फादर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके भास्कराचार्य को आप कहेंगे, इस जो सूत्र को जब पढ़ेंगे वो कहते हैं कि आकृष्ट शक्तिश्च महीतयायत खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम सशक्त्या आकृष्यते तत्पततीव भाति समय समन्तात क्वपतित्वयं खे। कहते हैं क्या कि हमारी पृथ्वी में ना आकर्षण शक्ति है, उसी को आकृष्ट शक्ति कह रहे हैं। हमारे पृथ्वी में एक शक्ति है जो क्या करती है, वो आकर्षित करती है वो वस्तुओं को। कैसे? तो खस्थम माने ख माने होता है आकाश में कोई चीज आप जब फेंकते हैं तो गुरु माने कोई भी वस्तु हो उसको क्या करेगी, वो स्वशक्तिया आकृष्यते, अपनी शक्ति से अपनी ओर खींचती है। तो जब वो अपनी ओर खींचती है ना, तो कहते हैं जब कोई चीज आप ऊपर की तरफ आकाश में फेंक देते हैं तो वो गिरता नहीं एक्चुअल में, तत्पततीव भाति, गिरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें जो बल लग रहा है खींचने में वो कौन लगा रही है, हमारी पृथ्वी लगा रही है। तो इसी सूत्र में वो कहते हैं कि समय समन्तात क्वपतित्वयं खे, वरना जो है इस पृथ्वी पर जो वस्तुएं गिरती हुई दिखाई दे रही हैं वास्तविकता में वो गिरती नहीं, बल्कि उनको हमारी पृथ्वी अपने जो है आकर्षण शक्ति के द्वारा वो क्या कर रही है, अपने ओर खींच रही है। और इसके बाद में हमने आपको बता दिया यहाँ पे एक बात और कि जैसे जैन मत का भी खंडन इन्होंने किया, तो ये वाला भी श्लोक मैंने आपको बताया कि भूखे ध खल याति थी, और ये सारा चीज मैं आपको बताया। एक चीज आचार्य और कहते हैं कि पहले कुछ लोगों का मानना था ऐसा, बीच में कुछ दर्शन और आते हैं, वो कहते नहीं हमारी पृथ्वी एकदम बराबर है, एकदम मतलब बिल्कुल सरपट जो है। अच्छा आप देखिए, हम भी लोग देखते हैं तो यही बात कहते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी है। हाँ ऐसा कहा जाता था, चपटी है। तो इसका खंडन वो करते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब ऐसा कैसे हो जाएगा। अच्छा मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ाया था तो इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताया था कि अगर सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि हमारी पृथ्वी बराबर क्यों दिखती है, तो वो कहेंगे कि ऐसा है कि बहुत बड़ी है। हम लोग यही पढ़े भी हैं कि भाई बहुत बड़ी है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जब गणित के अगर उससे बात करेंगे आप गणितीय भाषा में, या किसी अगर जो है वही गोल के जानने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको एक बात कहेंगे वृत्तस्य षड्नवत्यंशो दंडवत परिदृश्यते, किसी भी वृत्त का 96वां भाग जो होगा वो बिल्कुल सरपट लाइन जैसा दिखाई देगा। तो हम पृथ्वी को, जो हमारी गोलाकार पृथ्वी है, जो जियोड टाइप की पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक्चुअल में एकदम में गोल नहीं है। हम लोग पहले कहते थे संतरा के टाइप की है, नारंगी के टाइप की है, लेकिन जियोड टाइप की है, जो आजकल के विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है एकदम बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमको बराबर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम किसी भी वृत्त के 96वें टुकड़े को जो है जब देखेंगे तो वहाँ ज्या और चाप में अभेद हो जाएगा। इसीलिए हम पृथ्वी के जितने भाग को देख पाते हैं, यानी हम जिस भाग को देख पाते हैं वो 96th जो पार्ट होगा उससे भी छोटा है, इसलिए हमको हमारी पृथ्वी जो है वो मतलब जो है बराबर दिखाई देती है। फिर इसमें कई मत आ रहे थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा इसमें कोई गणितीय सूत्र नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको साहित्य समझ में आ जाएगी। कुछ लोग कहते थे कि सूरज हमारा जाता है और जो
हमारा सुमेरु पर्वत है उसके पीछे चला जाता है। तो ये सारी बातें आगे आएंगी। और जो मेन इसमें समझने लायक है, भूगोल पर 4 पूर्वियों की स्थिति, जम्बूद्वीप में पर्वतों की स्थिति और नवखंड का विभाजन कैसे किया गया था, क्योंकि कहा गया है कि नवखंड मंडित जो हमारी पृथ्वी है वो नवखंड मंडला है, वो कैसे उसको पृथ्वी पे स्थापित किया गया है, क्योंकि आगे चल के कूर्म चक्र वगैरह में भी इनका स्थापन होता है। तो इसकी चर्चा इस छोटे से अंश की, जो कि 3 या 4 श्लोक में है, हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि कक्षा का समय भी यहाँ पे पूर्ण हो चुका है और आप सबसे भी संवाद करना आवश्यक है। अतः मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। हाँ बताएं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, सूर्य आपने बताया उच्च राशि मेष में होता है, तो ऐसे अलग अलग ग्रह जो है अलग अलग उसमें राशि में उच्च के होते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर डिग्रीज है सर। वो डिग्रीज जो है उसमें गणितीय सूत्र है कि वो वैसे ही, मतलब कैसे निकालिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसमें क्रांति का पोजीशन है कोई? जी नहीं, देखें कहा ना कि जहाँ गणितीय उच्च की बात आती है, तो उच्च की परिभाषा यहाँ जो आचार्य देते हैं कि कोई ग्रह जब पृथ्वी से दूरतम स्थान पे होगा उसे उच्च कहा जाएगा। बात समझ में आई ना? ये सिद्धांतगत परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्धांत स्कंध का। ठीक है, तो अब यहाँ तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फलित में अब क्या था कि वहाँ आचार्यों का जो अपना अनुभव था वही प्रमाण है। हाँ जी, है ना? हाँ, वहाँ कोई ऐसा आप गणितीय लॉजिक नहीं बैठ पाता है। ठीक है सर, बस यही पूछना था मेरे को कि उसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं है। ले लेंगे तो आपने बहुत सारे श्लोक बोले, क्या वो श्लोक मिल सकता है? सर काउंसलिंग समाप्त कर दें। सर गोल पे कोई सरल भाषा में पुस्तक बता सकते हैं? गोल अध्याय पे, गोल पे आपको अगले महीने मेरी ही लिखी एक पुस्तक, आपको गोल परिभाषा की कमेंट्री मिल जाएगी सर प्रकाशन से, भारतीय विद्या प्रकाशन से। गुरुजी प्रणाम, मेरा एक प्रश्न था। जी बताएं। गुरुजी, जो ग्रहों का शिखरोच और मंदोच है वो जो है ये इनकी मूवमेंट की वजह से होता है या इसमें कोई विशेष देखिए 4 चीजें जी, इसमें 4 चीजें हैं। ये दरअसल अभी कल जो हम लोगों का भगण वाला अध्याय है ना, अगला, वो भगण वाले ही अध्याय में पूरा मैं डीप डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। जैसे आप देखते हैं ना कि पृथ्वी क्या है कि बिल्कुल अपने एक्सिस पे मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक गोले में ऐसे बिल्कुल सीधे चली जा रही है साइकिल की तरफ। आप जानते हैं कि अपने अक्ष पे भी घूमती है और फिर वो अपने मतलब सर्किल में भी घूमती है, यानी वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और उसकी अपने कक्षीय गति भी है। इन गतियों के कारण और क्या होता है कि भास्कराचार्य यहाँ पे सूर्य सिद्धांत एक बात कहता है कि जो ग्रहों के ये आकर्षण के हेतु हैं, शिखरोच, मंदोच और पात, और इसी को भगवान ये भास्कराचार्य जी जो है ये अलग अलग वृत्तों में 7 प्रकार की गतियों को बताते हैं। तो जब अभी आगे हम लोग भगण जब पढ़ेंगे ना, तो ये मैं भगण में इसको एकदम डिस्कस आपको करूंगा ग्राफ के साथ में, तब जाकर के वो आपको क्लियर होगा कि शिखरोच में जब गति होती है तो पृथ्वी की कहाँ स्थिति होती है, मंदोच में जब गति होगी तो ग्रह की क्या स्थिति होगी, और उसके अपने कक्षा वृत्त में होगी तो क्या होगी, प्रतिवृत्त में होगी तो क्या होगी। ये चारों पे जो है अगले चैप्टर में डिस्कशन होगा। सर एक विनती है आपसे, बताया था पात तो अलग चीज बताई थी, चंद्र का उसमें किसी ग्रह के साथ राहु और केतु वो पात बताया था, तो ये पात और वो पात अलग अलग है क्या? अब क्या है कि अब ग्रहों के भी पात होंगे। ये तो चंद्रमा वाले पात को राहु केतु संज्ञा दिया, यानी विमंडल और जो क्रांति वृत्त का संपात था वो पात था, और उसकी राहु और केतु संज्ञा दी चंद्रमा वाले कक्षा की। लेकिन अन्य ग्रहों की भी तो, अन्य ग्रहों के कक्षाओं का भी तो संपात हो सकता है ना क्रांति वृत्त के साथ।